अध्याय 2 के 2.15 परिणाम की कोटि को पढ़ाने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है ये आपको प्रबोध, नवबोध, युगबोध, यहाँ पे मैं आपको प्रबोध से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि प्रबोध में जितना भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ और ये सारे बुकों में आपको आसानी से मिल जाएगा और ये एग्जाम लायक ही सारे टॉपिक हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो 2.15 में दिया हुआ है परिणाम की कोटि दिया है। परिणाम की कोटि की परिभाषा क्या है? संख्या के निकट 10 की घात को परिणाम की कोटि कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि 10 ये संख्या है ना, इसके ऊपर अगर मैं घात लगा देता हूँ, घात वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने x रखा है ना घात में। तो 10 के ऊपर जो घात लगता है इसी को हम क्या कहेंगे? परिणाम की कोटि कहेंगे। क्लियर हुआ? परिणाम की कोटि ज्ञात करने की दो विधि हैं। पहला विधि है, सर्वप्रथम दी गई संख्या को 10 की घात के रूप में निम्नानुसार लिखते हैं। किस प्रकार से लिखना है? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखो m गुड़ी 10 का घात कितना है? x है ना। तो ये m जो है ये क्या है और क्या चीज़ बताना चाह रहा है ये जान लेते हैं, क्योंकि 10 के ऊपर जो x घात लगा है इसे तो हम जानते हैं कि ये परिणाम की कोटि को प्रदर्शित करता है, लेकिन m क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है? m प्रदर्शित करना चाह रहा है कि ये न्यूनतम मान है ना। न्यूनतम मान, अगर न्यूनतम मान है तो न्यूनतम मान को हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। और अधिकतम मान को कितना रखेंगे? अधिकतम मान को हम 10 से कम रखेंगे, है ना। 10 नहीं रखेंगे, 10 से कम रखेंगे। ठीक है, 10 से कम। न्यूनतम मान 1 और 10 से कम रहेगा, ठीक है, अधिकतम मान। तो ये बताना चाह रहा है m, याद रखना, ठीक है। m क्या बताना चाह रहा है? m बताना चाह रहा है कि न्यूनतम मान 1 रहेगा और अधिकतम मान 10 से कम रहेगा। दूसरा देखो, अब यदि m का मान 5 से कम तो उसे 1 मान लिया जाता है, तब परिणाम की कोटि x होगी। m का मान 5 या 5 और 10 के बीच हो तो उसे 10 मान लिया जाता है, तब परिणाम की कोटि x प्लस 1 होगी, है ना। जब न्यूनतम रहेगा, मतलब कोई मान 5 से अगर कम रहता है ना, 5 से कम हो जाता है, तो 5 से कम हो जाता है, इस कंडीशन में कितना मानना है आपको? x मानना है, ठीक है। इस कंडीशन में x बस रहेगा। लेकिन कोई मान 5 से अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक, 5 से अधिक हो रहा है, तब x प्लस ये 1 हो जाएगा कह रहा है, ठीक है। अब इसे मैं आपको ये जो चार्ट दिया है ना इसके माध्यम से बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से समझा दिया गया है, ध्यान देना। बहुत आसान है, बहुत सरल है। ये चार्ट कैसे बने मैं अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या दिया है भाई चार्ट के अंदर? एक तो संख्या दिया है, परिणाम की कोटि की गणना करना है और परिणाम की कोटि कितनी है ये हमें बताना है। तो पहला देखो 12 दिया है ना यहाँ पे। तो 12 को कैसे लिखोगे? 10 से अधिक हो रहा है, मतलब जब इसे 10 से भाग दोगे, है ना, 10 से भाग दोगे तो हमें सिर्फ एक संख्या चाहिए, इसके पीछे में कितनी संख्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कितने अंकों का है? 2 अंकों का है। तो हमें इसे अकेला एक अंक इसके लिए निकाल लेना है पहले से। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1.2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे आगे की संख्या चाहिए, आगे की संख्या अकेला चाहिए, बाकी इसके पीछे कितने संख्या कोई मतलब नहीं। तो इसे हम दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो 1.2 इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो 1.1 ये क्या है? 2 है, 1 ये 2 हुआ, 1.2। अब ये क्या प्रदर्शित करेगा? ये m को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? m को, है ना। m को ये क्या कर रहा है? प्रदर्शित, मतलब ये m का मान है, समझो 1.2 जो है m का मान। इसके बाद गुणित में क्या था? 10 का घात था ना, तो 10 का घात। अब 10 के घात जो x था वो x की जगह में क्या रखेंगे? x की जगह में क्या रख सकते हैं भाई? x की जगह में हम लोग रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम x की जगह में 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें? कैसे पता चलेगा? तो देखो ये पीछे में कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 1 अंक, है ना, दशमलव के बाद 1 अंक, ये प्रदर्शित कर रहा है 1 को, याद रखना। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक, है ना। दशमलव के बाद 1 अंक, सिर्फ 2 बस है, तो 2 अकेला है, अकेला है मतलब क्या होगा? 1 को प्रदर्शित करेगा। समझ में आ गया? तो 1 इसकी क्या होगी? कोटि। देखो घात को ही कोटि कहा जाता है, याद रखना, है ना। कोटि किसे कहते हैं? जो 10 के ऊपर जो घात लगता है उसी को हम कोटि कहते हैं। तो 1 क्या हो गया? इसकी कोटि हो गया। तो 1 यहाँ पे आ गया, है ना। इसके बाद समरूप लगा देते हैं, ठीक है।
समरूप लगाने के बाद अब यहाँ पे ये जो मान आया है 10 का घात 1, ठीक है, ये कई बार क्या होता है 2 भी हो जाता है, तो 2 होने की कंडीशन अलग है, 1 होने की कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे ये 1 है ना, तो 10 का घात समरूप लगाने के बाद 1 आ रहा है, तो 1 ही क्यों आ रहा है, 2 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आगे वाले जब टॉपिक को देखेंगे तो उसमें वो ये 2 हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इसे 1 में ही देखना है। तो 1 क्यों आ रहा है, तो ये बता रहा है, देखो 1.2 5 से ज़्यादा है कि कम, बताओ 1.2 जो है, तो 1.2 जो है ये 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है? डेफिनेटली 5 से कम है। 1.2 जो है वो 5 से कम है, तो 5 से कम है, इसलिए कोटि में कोई बढ़त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो घात है ना, इसके ऊपर जो घात लगा है 10 के घात 1 में, वो 1 का 1 रहेगा। जब बढ़ेगा तब क्या करना है, अधिक करना है। तो देखो यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है ना x+1, तब क्या करना है, उस कंडीशन में घात को बढ़ा देना है। इसका कहने का मतलब यही था, समझ में आ गया? जो x+1 जो था वो क्या कह रहा है, जब अधिक होगा तब घात को 1 बढ़ा देना है ना। तो 5 से ये कम आ रहा है, इसलिए घात 1 का 1 रहेगा, तो इसकी कोटि कितनी रहेगी, 1 रहेगा, है ना। चलो सेकंड टॉपिक देखो, दूसरा है 499, है ना। तो मैं 4 इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आगे वाला जो संख्या है वो अकेला चाहिए, तो 4 दशमलव लिखूंगा, इसके बाद दोनों को मैं दशमलव के बाद लिख दूंगा 99, इस प्रकार से, है ना। तो हर बार हम ऐसे ही करेंगे, सारे में सारे जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिया है ना, सब में ऐसे ही करना है हमें। तो 4.99, ठीक है, 4.99। अब गुणित लगाओ, ठीक है, ये एम को प्रदर्शित कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, एम को ये प्रदर्शित करेगा। इसके बाद 10 के घात लिखेंगे। अब 10 के घात के ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, तो ये बता रहा है, देखो कितने संख्या है, एक पहला और ये दूसरा, तो कितने हैं, 2 ही दिए है ना, तो इसलिए 10 के घात के ऊपर कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। 10 के घात के ऊपर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो समरूप 2 दिया हुआ है, तो ये समरूप 2 दिया है, तो ये 3 क्यों नहीं हुआ, 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 5 से कम है। 4.99 जो है ये कितने से कम है, 5 से कम है, इसीलिए यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुआ, इसलिए इसकी कोटि भी क्या होगा, 10 के ऊपर जो घात लगा है यही क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, तो 2 ही रहेगा। समझ में आ गया? देखो अब यहाँ पे देखो 5.01 दिया है, तो 5.01, 5 मतलब 501 दिया है, तो 5.01 तो लिखोगी, है ना। तो 5.01, अब ये जो 01 है, देखो ध्यान देना, 01 जो है वो कितने संख्याओं में है, 2 संख्याओं में, है ना, 2 संख्याओं में है, तो ये 2 संख्या में, इसलिए घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो 5.01 5 से अधिक है कि कम, 5 से थोड़ा सा अधिक हो गया, तो अब क्या करना है, घात को बढ़ा के लिखना है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 10 गुणित 10 का घात 2, मतलब एक घात इसके साथ जुड़ गया, तो डायरेक्ट अगर हम कहें तो 10 का घात 3 आ जाएगा, तो इसकी कोटि कितनी रहेगी, 3 रहेगा, है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बहुत सरल और सिंपल तरीका है इसका। इसके बाद देखो यहाँ पे 7 7 6 5 दिया हुआ है, 7 7 6 5, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 7 को लिखने के बाद देखो 1 2 3, 7 6 5 है, मतलब 3 है, 3 संख्या दशमलव के बाद, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। और ये जो 7.765 है ये 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ पे घात बढ़ जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 4, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे और भी टॉपिक दिया हुआ है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा, है ना, सारे टॉपिक को बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको पूरा समझ में आ गया। लेकिन दशमलव वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए दशमलव वाले बस को देख लेते हैं। देखो 0.8 दिया हुआ है ना, तो 0.8 दिया हुआ है, तो ये जो 0 है इसको तो मुझे लेना ही नहीं है, 0 को समझो हटा दो तुम, है ना। अब क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 के बाद मतलब 0 के बाद 0.8 है, इसका मतलब क्या है, कोई संख्या दशमलव में आ रहा है, मतलब 0.8 है, तो उसको हम माइनस में प्रदर्शित करेंगे, है ना, तो माइनस में, तो 8 को हम पूरा लिखेंगे। अब 8 के बाद क्या हो गया, 8 को हमने पूरा लिखा, 8 के बाद 10 का घात, अब प्लस में तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके आगे में क्या लगा था, दशमलव, मतलब 0 दशमलव, है ना, तो दशमलव के बाद वाला संख्या, इसलिए इसके घात को कैसे लिखेंगे, देखो एक संख्या है ना, 8 अकेला था, एक संख्या मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके पीछे में एक और संख्या जोड़ देते 1, तो ये घात कितना होता, -2 हो जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ अकेला है, इसलिए 8 अकेला, इसलिए इसके घात कितना रखेंगे, घात को हम 1 रखेंगे, ठीक है। एक घात कितना रहेगा, 1, देख लो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखो ये जो 8 है, 8 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से
बड़ा है, इसलिए इसमें क्या होगा, एक घात प्लस हो जाएगा। तो एक घात प्लस होगा तो देखो एक घात प्लस और एक घात माइनस, है ना, एक घात प्लस एक घात माइनस, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट के जीरो, तो घात कितना आ गया यहाँ पे देखो जीरो, इसलिए इसकी कोटि कितना आया, कोटि जो है वो जीरो में प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना। जब अधिक होगा तो माइनस और प्लस तो डेफिनेटली घटेगा ना, तो इस प्रकार से घटा। देखो यहाँ पे और एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ भी क्या होगा देख सकते हो, तो ये 4 दिया है, 4 जो है ये 5 से कम है, इसलिए इसकी कोटि जो है -1 के -1 में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई बढ़त नहीं होगा। अगर 5 से अधिक है तभी घात क्या है, 1 बढ़ेगा, याद रखना ना। यहाँ पे देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, घात बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, देखो ये 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और दो संख्या है, जीरो के बाद कितनी संख्या है, 0 और 6 दो संख्या, तो इसलिए यहाँ पे घात कितना आ गया, -2 में आया है ना, -2 में आया। अब ये देखो 6 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +1 और -2 घट के कितना होगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये -1 आया। अब बाकी ये जो 3 टॉपिक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, बस मुझे आपको ये समझाना था। अब जब भी इस प्रकार से दिया जाएगा ना तो आप आसानी से बना लोगे। चलो आगे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। ध्यान रहे भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने पर परिणाम की कोटि भी बदल जाती है ना, जैसे एक वृद्धि होने पर उसकी कोटि बदल गया था ना, वैसे ये कह रहा है। तो प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ तो इसमें कोटि कौन होगा ये मुझे बताओ। कोटि 10 के ऊपर जो घात लगा है वही तो कोटि होगा ना, तो 8 क्या है, कोटि है। ठीक है, CGS पद्धति में इसका प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 होता है, तो यहाँ पे कोटि क्या होगा, 10 के ऊपर घात कितना लगा, 10, तो यहाँ पे कोटि 10 होगा। ठीक है, यही बताना चाह रहा है ये। चलो अब आगे आते हैं ये टॉपिक में। देखो कुछ लंबाइयों के परिमाप की कोटि की सारणी कह रहे हैं ना, सारणी यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं। पहला क्या है, पहला प्रोटॉन की त्रिज्या। प्रोटॉन की त्रिज्या 10 से प्रदर्शित, तो हर को 10 से प्रदर्शित करेंगे ना, 10 के ऊपर जो घात लगेगा वही उसका क्या होगा, कोटि। तो प्रोटॉन की त्रिज्या 10 के घात -15, तो -15 क्या है, इसकी कोटि है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, अगर पूछा जाएगा प्रश्न में, एक एक अंक के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं। तो प्रोटॉन की त्रिज्या 10 का घात -15, नाभिक की त्रिज्या 10 का घात -14। जब भी आपसे कोटि पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, घात को ही कोटि बताना है, याद रखना। तो -14 क्या है, इसकी कोटि है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। तीसरा है हाइड्रोजन। परमाणु की संख्या 10 का घात 10 होता है। लार रक्त कणिकाओं की त्रिज्या 10 का घात 5 होगा। पेपर सीट की मोटाई 10 का घात 4 होगा। व्यक्ति की ऊंचाई 10 का घात 0, है ना, हमें पता नहीं है 10 का घात, इसलिए इसे 0 से प्रदर्शित किया गया है, याद रखना। इसके बाद चंद्रमा की त्रिज्या 10 का घात 6, पृथ्वी की त्रिज्या 10 का घात 7, पृथ्वी से चंद्रमा का औसत दूरी 10 का घात 8, सूर्य की त्रिज्या 10 का घात 9, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 10 का घात 11, पृथ्वी से निकटतम तारे की दूरी 10 का घात 17, गैलेक्सी की त्रिज्या 10 का घात 21 और विश्व का साइज 10 का घात कितना होगा, 26 होगा। इसी प्रकार से कुछ और दिया हुआ है ना, कुछ द्रव्यमान के परिणामों की कोटि की सारणी, इसको भी देख लेते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना है, 10 का घात -30। प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन का 10 का घात -27। परमाणु का 10 का घात -25। सेल का 10 का घात -10। मनुष्य का 10 का घात +2 में, है ना। चंद्रमा 10 का घात 23। पृथ्वी का द्रव्यमान 10 का घात 25। सूर्य का द्रव्यमान 10 का घात 30। गैलेक्सी का 10 का घात 41 और विश्व का 10 का घात 55 दिया। ये सब द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो कुछ समांतरालों के परिमाप की कोटि की सारणी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि पहला जो है ये है अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल 10 का घात -24 होता है। नाभिकीय दूरी को पार करने में प्रकाश को लगा समय का है 10 का घात माइनस कितना दिया है, 22 दिया हुआ है। इसके बाद इसमें और भी टॉपिक है, देखो परमाणु का दिया हुआ है ना। परमाणु को दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने में लगा समय 10 का घात -10 रहेगा। रेडियो तरंगों की अवधि 10 का घात -7। ध्वनि तरंगों की अवधि 10 का घात -4। मानव हृदय की धड़कनों के बीच का समय 10 का घात 0। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय 10 का घात 3। पृथ्वी को
अपने अक्ष के परितः चक्रण करने में लगा समय 10 का घात 5। इसके बाद है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 10 का घात 7। मनुष्य का जीवन काल 10 का घात 9। विश्व की आयु 10 का घात 17 होगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के लिए मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 10 की घात दिया है ना, 10 की घात पूर्व लग्न, और यहाँ पे कुछ संकेत दिया हुआ है, तो कंप्यूटर के लिए ही इनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। जैसे कि डेका है ना, डेका के बारे में तो हम लोगों ने अभी तक ज़्यादातर पढ़ा नहीं है, तो डेका को जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेका का मतलब होता है 10 के घात 1 को हम डेका कहते हैं, जिसे हम DA से प्रदर्शित करते हैं। आगे मैं बताऊंगा, यही टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक छुपा हुआ है। 10 का घात 2 इसे हम हेक्टा कहते हैं, इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। 10 का घात 3 इसे किलो कहते हैं। किलो का मतलब कि अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, जब हम अपने मोबाइल में इंटरनेट डलवाते हैं तो उसका स्पीड किस में होता है, केबी में हो। केबी का मतलब क्या हो गया, किलो है ना, किलोबाइट होता है केबी का मतलब। तो यहीं से हमारा शुरुआत होता है 10 का घात 3। 10 का घात 3 का मतलब होता है किलो। तो केबी में जो स्पीड बताता है वो क्या होता है, किलो। इससे ऊपर क्या आता है, MB आता है ना। केबी के ऊपर क्या आता है, MB। देखो जब भी आप फोटो डाउनलोड करते हो तो छोटा फोटो कितने का होता है, केबी का होता है। 100 KB, 200 KB है ना, 1000 KB हो सकता है, 1000 KB, 1000 जो 24 होता है, 1024 KB का 1 MB बनता है ना। तो 1024 अगर आप KB क्या करते हो, फोटो डाउनलोड करते हो, तो वो 1 MB का होता है ना, 1 MB। तो इससे बड़ा क्या हो गया, MB हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, मेगाबाइट मेगा है ना। तो 1 MB, तो ये MB, इसे हम M से प्रदर्शित करेंगे, ये 10 का घात 6 होता है। ठीक है, 10 का घात 6। अब इसी तरीके से 1024 अगर MB होता है तब हमें 1 GB डाटा मिलता है। आप लोग जानते हो ना, जब भी आप डाटा डलवाते हो तो 1 GB डाटा के लिए कितना होता है, MB 1024। 1000 जब 24 MB रहेगा, 1024 MB है ना, तब आपका क्या होगा, 1 GB डाटा होगा है ना, 1 GB डाटा। तो उसी 1 GB डाटा को हम क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं, गीगाबाइट है ना। तो 1 GB डाटा को हम क्या कहते हैं, गीगा, जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। इससे ऊपर आता है जब आप कंप्यूटर का उपयोग करते हो, तो ये GB से ज़्यादा तो हम डाटा नहीं पा सकते हैं ना, और हमें मिलता भी नहीं है। लेकिन खरीदते हैं ना तो डाटा जो है गीगा में आता है। जैसे कि ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव जो है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट को अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपको 1000 GB चाहिए, या आप कंप्यूटर खरीद रहे हो तो 1024 GB का आप एक हार्ड डिस्क लगवाते हो है ना, हार्ड डिस्क 1000 कितने का, 24 GB का, तब वो क्या कहलाएगा, 1 TB कहलाएगा है ना। TB का मतलब क्या हो गया, 1 TB का मतलब हो गया टेराबाइट, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, T से प्रदर्शित किया जाता है। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को तो पता होगा, तो आपको ये भी पता है कि ये किस तरीके से होता है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब इसके छोटे रूप पे आते हैं, जिसे हम लोग अभी तक पढ़े नहीं। जब आप पढ़ोगे ना तब इनको पढ़ोगे। कंप्यूटर की क्लास जब पढ़ोगे, हो सकता है आप ITI कर रहे हो या फिर DCA PGDCA ये सब करोगे ना। कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है, IT का कोर्स होता है, BCA का कोर्स होता है ना। तो अगर ये कोर्स करते हो, ये सारे कंप्यूटर से संबंधित कोर्स हैं, तब आप इनके बारे में पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नहीं, ये दशमलव नहीं है, 10 का घात -1 दिया है, तो इसे हम डेसी कहते हैं, D से प्रदर्शित करें। 10 का घात 2 सेंटी कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करें। 10 का घात -3 मिली से प्रदर्शित करें, M से प्रदर्शित करेंगे। 10 का घात 6 माइक्रो होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। 10 का घात -9 नैनो, इसे N से प्रदर्शित किया। 10 का घात 12 पिको, इसे P से प्रदर्शित किया। 10 का घात 15 फेमटो, इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। 10 का घात -18 एटो, इसे A से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण है ना, 1 मिली मतलब 10 का घात -3 M, इसे मिलीमीटर है ना। 1 माइक्रो फैरड, इसे म्यू एफ से प्रदर्शित किया, 10 का घात -6 होता है। 1 मेगा ओम, 10 का घात 6, इसे ओम से प्रदर्शित किया जाता है। 1 टेराकंड, इसे 10 का घात 12 S से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये पूरा अंदर के टॉपिक
है ना। देखो, विश्व में वस्तु की सबसे अधिकतम लंबाई और न्यूनतम लंबाई का अनुपात कितना है? 10⁻41 होता है। इसी प्रकार अधिकतम समयांतराल तथा न्यूनतम समयांतराल का अनुपात 10 भी कितना होगा? 41 ही होगा। विश्व के अधिकतम और न्यूनतम द्रव्यमानों का अनुपात 10⁻41 और कोष्टक के अंदर में ये दिया हो ना, उसके बाहर में कितना दिया है? घात 2 दिया है, तो इतना होता है, ये कह रहा है। ठीक, आगे देखो 2.16 संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक, जिसे हम संदिग्ध अंक भी कहते हैं, अनिश्चित अंक भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा ना, ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये फालतू है, क्योंकि ये सारे पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाहे। तो यहाँ पे परिभाषा दिया है, पहले इनको देख लेते हैं। जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। कैसे? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रू गेज से मैं तार की त्रिज्या निकाल रहा हूँ। तो तार की त्रिज्या कितना है? 0.126 आ रहा है ना, 0.126 आ रहा है। और अगर देखा जाए तो इसमें त्रुटि भी होता है ना, तो त्रुटि भी होता है। तो त्रुटि जो है, इसे मैं 0.01 की त्रुटि मान लेता हूँ। ठीक है, कितने की? इतने की मैं त्रुटि मान लेता हूँ। तो 0.01 की त्रुटि मानता हूँ। तो त्रुटि मानूंगा तो ये बढ़ेगा ना, कितना बढ़ेगा? 1.017, है ना, इतने की वृद्धि होगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इतने की वृद्धि होगा। ठीक है, अगर मैं कम करूँ 0.01 को, तो कम कितना होगा? 0.125 कम होगा, है ना। तो ये मान किस में आ रहा है? बीच में आ रहा है। ठीक है, बीच में आ रहा है, जिसके साथ मैंने त्रुटि का उपयोग नहीं किया है। अगर मैं बिना त्रुटि का उपयोग करता हूँ, तो बिना त्रुटि का उपयोग करूँगा तो ये कितना होगा? 6 रहेगा। तो 6 के देखो 1-2 में कोई बदलाव नहीं है। देखो 1-2 1-2 1-2 में कोई बदलाव हुआ है? तीनों में नहीं हुआ है। लेकिन इस 6 के बाद 7 आ रहा है और 6 के से कम करें 5 आ रहा है। तो मतलब 6 में बदलाव हो सकता है, मतलब 6 7 हो सकता है और 6 में कमी होके 5 हो सकता है। लेकिन हमने जो मान निकाला ना बिना त्रुटि के, अभी तो हमने त्रुटि उपयोग नहीं किया, समझो, त्रुटि को नहीं जोड़ा है, तो कितना आया? 6 आया। तो यही क्या होगा? ये जो 6 है, इसी को हम संदिग्ध अंक, है ना, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। तो यही इसकी परिभाषा है। क्लियर हुआ? संदिग्ध अंक। आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी जो टॉपिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ।